नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट बी चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे संविधान की और संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों में हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 में ये दिया गया है, इसको हमने डिटेल से पूरा पढ़ लिया है। और इसी अनुच्छेद 21 में ही एक उपखंड जोड़ करके अनुच्छेद 21 का का बनाया गया या अनुच्छेद 21 का कैपिटल ए बनाया गया, जिसमें से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो शिक्षा को मूल अधिकार बनाने का पूरा जो इतिहास है उसकी हम लोग बात करेंगे और हमारे देश में शिक्षा का किस तरह से विकास हुआ है, हमारे देश में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है, उसका भी हम लोग संक्षेप में बात करने वाले हैं। ये वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो आइए हम शुरू करते हैं शिक्षा के मूल अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। वैसे अगर देखा जाए शाब्दिक अर्थ तो एजुकेशन का मतलब है टू मूव करने वाला, अर्थात चलाने वाला। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि हमें आगे बढ़ाती है, हमें आगे विकास करने के लिए उत्तेजित करती है। ये एजुकेशन शब्द का अर्थ है। लेकिन हम उन सारी चीज़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं इसका जो वास्तव में जो इसका व्यापक अर्थ है शिक्षा का, वो क्या है। ठीक है, व्यापक अर्थ में बात करेंगे तो हमें कुछ महापुरुषों की परिभाषाओं को लेना पड़ेगा। वैसे ही हमारे एक भारतीय महापुरुष हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की एक परिभाषा है शिक्षा के बारे में। वो कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इसका मतलब है कि मनुष्य, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो है वो अंदर से पूर्ण है। उसके अंदर पहले से ईश्वर ने नॉलेज का जो है भंडार रखा हुआ है। सारे व्यक्तियों के अंदर भंडार नॉलेज का है। किसी के साथ ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया है। बस जरूरत है उसकी अभिव्यक्ति की, बस जरूरत है उस नॉलेज को बाहर निकालने की। और ये काम जो है बाहरी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षा कितनी आवश्यक चीज है, यहां से इनकी परिभाषा से पता चलता है। ऐसी एक और परिभाषा हम लेते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करती है। अर्थात कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। तो ये देखिए परिभाषा कितनी व्यापक है। शिक्षा को सिर्फ हम औपचारिक रूप में नहीं देख सकते हैं, ये एक व्यापक रूप है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। तो शिक्षा उसी तरह जरूरी है जिस तरीके से हमें जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, हमें पानी की जरूरत होती है, हमें भोजन की जरूरत होती है। ऐसे ही एक और परिभाषा लेते हैं हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी परिभाषा यह है, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो लोगों को दहाड़ना सिखाती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सोचिए इन शब्दों में क्या छिपा हुआ है। इन शब्दों में बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों का अध्ययन कर लेना मात्र नहीं है। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं है, बल्कि इससे बहुत बड़ा मतलब है। शिक्षा का मतलब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का मतलब है व्यक्ति का उच्चतम व्यक्तित्व हो, उसका कैरेक्टर बनाती हो, चरित्र का गठन करती हो। इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। ऐसे ही में ही हमने कई महापुरुषों की परिभाषाओं की बात की और एक और महापुरुष हैं, महापुरुष ही कह सकते हैं, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम दोस्तों आपने सुना होगा। अमेरिका में दास प्रथा के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। आजीवन जो है वो गांधीवादी व्यक्तित्व के थे। इन्होंने गांधी जी से बहुत कुछ सीखा और अपने देश में उसको लागू किया और काफ़ी संघर्ष किया। बहुत दिनों तक तो जेल में रहे। तो महापुरुष वही होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए संघर्ष करते हैं, दूसरों के लिए लड़ते हैं। इनकी परिभाषा क्या है, बहुत ही पावरफुल परिभाषा है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात शिक्षा दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है और अगर आपने इस हथियार का इस्तेमाल किया तो आप दुनिया बदल सकते हैं। इतना पावरफुल है। लेकिन यह शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है जिसका अंदाज़ा, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर हम अपने देश में शिक्षा की बात करें तो हम बहुत ही पिछड़े नज़र आते हैं, बहुत ही पिछड़े नज़र आते हैं। और हमारे देश में शिक्षा के विकास का जो इतिहास है वो बहुत ही धीरे धीरे करके हुआ है। हम जानेंगे और ये भी जान लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि शिक्षा के जो अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया
और इस तरीके का दर्जा देने वाला भारत किस नंबर का देश है दोस्तों? 135वें नंबर का देश है। 135वां, मतलब कितना हम पिछड़ गए, दुनिया के देश कितना आगे चले गए। अभी और भी हम बात करेंगे इस पर, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं अपने भारत में शिक्षा का विकास किस तरह हुआ। तो आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत में शिक्षा का इतिहास, तो कुल मिलाकर के मैंने 33 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, वर्ष दिए हुए हैं, और क्रमशः किस तरीके से भारत में शिक्षा का विकास हुआ है उसको हम बस बहुत ही कम समय में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं पहले नंबर पे 1780। तो 1780 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना 1780 ईस्वी में की गई। 1791 में बात करें तो बनारस में, कहाँ? बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिए, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है 1791 ईस्वी में की गई थी। 1835 की बात करें तो मैकाले का घोषणा पत्र आया जो कि शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 1848 की, तो 1848 बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आपने दोस्तों सावित्रीबाई फुले जी का नाम सुना होगा, जो कि ज्योतिबा राय फुले की पत्नी थी, और ज्योतिबा राय फुले ने अपनी पत्नी को शिक्षित किया था। उस समय की बहुत बड़ी घटना थी जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था। ये समझा जाता था कि महिलाओं का काम सिर्फ चूल्हे चौके तक है, इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त, उस समय में, उस जमाने में सावित्रीबाई फुले ने क्या किया था, लोगों की बात को इग्नोर करते हुए वो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। और सावित्रीबाई फुले जी ने ही 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक पाठशाला खोला था। कहां पर खोला था? पुणे में खोला था। तो बहुत ही महान घटना है ये 1848 की। 1854 की बात करें तो 1854 में हम लोग देखते हैं वुड डिस्पैच आता है, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से शिक्षा से संबंधित ये बहुत बड़ा एक मामला था। वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र 1854 में आता है। 1857 की बात करेंगे तो मद्रास, बंबई और कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। कब खोले गए थे? 1857 ईस्वी में, जब हमारे देश में 1857 का विद्रोह हुआ था, उसी दौरान की ये घटना है। उसके बाद 1870 की बात करेंगे तो 1870 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना पुणे में की गई। कौन से कॉलेज की? फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई। कहां पर? पुणे में, 1870 ईस्वी में। 1882 की बात करेंगे तो शिक्षा से संबंधित एक आयोग आता है जिसे हम हंटर आयोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हंटर आयोग जो है हंटर के नाम पर था, तो हंटर आयोग आता है 1882 में। 1886 की बात करेंगे तो दोस्तों डीएवी कॉलेज की स्थापना लाहौर में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज के द्वारा की गई थी। डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में कब की गई थी? 1886 ईस्वी में, आर्य समाज के द्वारा। 1898 की बात करें तो दोस्तों हमारे देश की, वो विदेशी थी लेकिन हमारे देश की नागरिक बन के रह गई थी, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि बहुत ही महान महिला थी। उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी। कहां पर की थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1898 ईस्वी में। 1904 ईस्वी की बात करें तो यहां पर क्या होता है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। 1906 की बात करें तो 1906 में बड़ौदा के एक राजा थे, सयाजी राव गायकवाड़। क्या नाम था? सयाजी राव गायकवाड़। सयाजी राव गायकवाड़ ने अपने राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया हुआ था। तो देखें तो भारत में पहली बार कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है कहीं पर देखने को मिलता है, तो वो बड़ौदा में देखने को मिलता है। 1906 ईस्वी में सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा ऐसा किया गया। 1910 और 10-11 की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए इनके द्वारा प्रयास किया गया। और क्या आया था इसके लिए? गोखले बिल लाया गया था। 1910 और 11 की बात करें, 1916 की बात करें तो 1916 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू कहते हैं, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस में की गई थी। कब की गई थी? 1916 ईस्वी में। 1937-38 की बात करें तो यहां पर हम बुनियादी शिक्षा योजना की बात करते हैं, नई तालीम की बात करते हैं, और ये किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी ये योजना। तो 1937-38 में बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। और उसके बाद बात करते हैं 1951 की, तो एक भी महत्वपूर्ण घटना है 1951 की। 1951 में क्या हुआ था कि पहली बार भारत में एक आईआईटी की स्थापना की गई थी। और कहां की गई थी दोस्तों? खड़गपुर में की गई थी। याद रखिए 1951 में पहला आईआईटी खुला था खड़गपुर में। 1952-53 की बात करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 1956 ईस्वी की बात करें तो दोस्तों यूजीसी की स्थापना हुई थी, भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी की स्थापना कब की गई? 1956 ईस्वी में की गई।
1958 की बात करें तो भारत का दूसरा आईआईटी बना था, उसका गठन किया गया था। कहां पर किया गया था? बंबई में किया गया था। कब? 1958 ईस्वी में। अगर हम 1959 की बात करें तो तीसरा और चौथा आईआईटी की स्थापना हुई। तीसरा कहां पर खुला था? कानपुर आईआईटी। और चौथा कौन था? मद्रास आईआईटी। अगर हम 1961 की बात करें दोस्तों तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। 1963 की बात करते हैं तो दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में पांचवें आईआईटी की स्थापना दिल्ली में की गई। 1968 की बात करें तो फर्स्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी अर्थात पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 ईस्वी में आई थी। 1976 की बात करें तो शिक्षा को समवर्ती सूची का दर्जा दिया गया, अर्थात शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1976 ईस्वी में। और 1976 ईस्वी में ही 42वां संविधान संशोधन भी किया गया था। इस बात को भी याद रखिए, जैसे भारतीय संविधान में लघु संविधान का दर्जा प्राप्त है, वो 42वां संविधान संशोधन था। कब किया गया था? 1976 में। और 1976 में ईस्वी में ही शिक्षा को समवर्ती सूची में दर्जा दिया गया था। 1985 की बात करें तो दोस्तों इग्नू की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी। 1986 की बात करें तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में आई थी। कब? 1986 ईस्वी में आई थी। 1992 की बात करें तो आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया था और इसका काम क्या था? 1986 में बनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी जांच करना, उसकी समीक्षा करना, उस पर संशोधन करना। 1995 की बात करें तो पहली बार दोस्तों एमडीएम आया। एमडीएम मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत पहली बार तमिलनाडु से की गई। 2002 की बात करें तो शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने के लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया। 86 नंबर का 86वां संविधान संशोधन, किस नंबर का? 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। और किस लिए किया गया था? ताकि शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया जा सके। 2005 में बात करते हैं तो एनसीएफ आया था, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब आई थी? 2005 में। इसमें भी शिक्षा के लिए काफी काम किया गया। 2009 की बात करें दोस्तों तो यहां पर आरटीई एक्ट लागू होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है, पारित होता है। लेकिन पूरे देश में कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है ये दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 2019 में नई शिक्षा नीति आती है। तो नई शिक्षा नीति किस नंबर की हो गई? एक तो 1968 में आई, दूसरी 1986 में आई और तीसरी 2019 में। काफी वक्त लग गया, 2019 में आई, उसके बाद 2020 में भी इसमें संशोधन करके इसको प्रस्तुत किया गया। तो ये दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में शिक्षा का जो इतिहास है हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट समय में, बहुत ही कम समय में इसको जान लिया है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो भारत है वो एक जमाने में, एक समय भारत विश्वगुरु कहलाता था। और उस दौरान विश्वगुरु कैसे कहलाता था कि पूरी दुनिया के वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, जापान, चीन, ऐसे ऐसे देशों के लोग हमारे देश में पढ़ने आते थे। और आज की स्थिति क्या है? हमारे देश से लोग अमेरिका, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे देशों में, दुनिया में दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं। और एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ तक्षशिला, पूरी दुनिया का सबसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये महान विश्वविद्यालय थे और महान महान गुरु भी हमारे देश में हुए हैं। तब हमारा देश विश्वगुरु कहलाता था। और हमारे देश ने, जब दुनिया के अंदर कहीं सभ्यता नहीं आई थी, तब हमारे देश में सभ्यता का विकास हो गया था, लोग सभ्य हो गए थे। और सभ्य तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है। और हमारे देश में शिक्षा सबसे पहले आई। लेकिन आज की स्थिति देखते हैं तो हमारा देश इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जाने कितने ऐसे देश हैं जिनसे आज पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल नीचे है। तो विश्व गुरु वाला जो देश था वो आज कैसे इतना जिन धरातल पे आ गया, मैं तो इसके ज़्यादा तय पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वहां पर दिक्कत रही होगी, शायद मेरा ये मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति कुछ ज़्यादा ही होती है। आप देख लीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, लोग कहते हैं जनसंख्या ज़्यादा है, कैसे सबको शिक्षा दी जाए। और बाकी जो प्रांत हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहे हैं। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 77 के करीब जो है हमारे देश की पूरी साक्षरता दर है। पता नहीं कब 100% होगी। एक राज्य केवल है केरल, और जो कि जहां पर लगभग 100% साक्षरता दर प्राप्त की गई है। तो धीरे धीरे हो रहा है, अब हो रहा है विकास शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन इतना धीरे धीरे और इतना देर में क्यों? इतना देर में क्यों? कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप शिक्षित हो जाएं। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप क्या बन जाएंगे? क्योंकि आप शेरनी का दूध पी लेंगे, और जब शेरनी का दूध पी लेंगे तो आप दहाड़ेंगे, और जब दहाड़ेंगे तो गलत पॉलिटिशियन को रास्ता नहीं मिलेगा, भाग खड़े होंगे। तो कौन चाहेगा कि आप शिक्षित हो जाएं?
और आप देखिए, आप एग्जाम्पल है आपके सामने कि देश के सबसे पिछड़े यूपी बिहार, सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन यहीं पे हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स यहीं पर होती है और इसीलिए सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। मेरा ये मानना है, आपका क्या नज़रिया है आप जानिए। तो विश्वगुरु था, लेकिन आज हमारे यहाँ नवयुवकों के अंदर भी उनको भड़काया जा रहा है, उनमें कमी है। आज के नवयुवकों के फैन कौन है, आइडल कौन है? लड़कों की बात करें तो सलमान खान, ऋतिक रोशन, है ना, ये फैन है। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, ये उनके फैन हैं, आइडल हैं। लड़कियों की बात करें, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, सपना चौधरी, नोरा फतेही, ये इनके आदर्श हैं, ये इनके आइडल हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है कि ये हम इनके फैन हैं। हम शाहरुख खान के फैन हैं, हम दीपिका पादुकोण के फैन हैं। अरे भाई, जब इनके फैन बनोगे, ठीक है, आपको नाच पसंद है, ये पसंद है, आपकी मर्जी, एंजॉय करिए, लेकिन आप इनको अपना आइडल मानते हैं। कितने देश में ऐसे नवयुवक हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो अपना आइडल भगत सिंह को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं। कितने ऐसे इनके कितने फैन हैं? अब्दुल कलाम के कितने फैन हैं? मान ली अब्दुल कलाम जी के कितने फैन हैं? इतने बड़े महान पुरुष हुए। स्वामी विवेकानंद के कितने फैन हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कितने फैन हैं? बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। और ये दिखाता है कि हमारा देश अगर ऐसे ही प्रगति करता रहा तो कभी जीवन में विश्वगुरु नहीं बन सकता। और इस विश्वगुरु बनने के लिए किसी पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिशियन पर, किसी सरकार पर जब तक डिपेंड रहेंगे कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं कि आप विश्वगुरु हमारा देश बने। क्योंकि शिक्षा क्या करती है? फिर वही बात आती है कि अगर शेरनी का दूध आप पी लेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, अपना आइडल, अपना आदर्श उन महापुरुषों को बनाइए जिन्होंने इतना संघर्ष किया, इस देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी आत्मा भी भटक रही होगी तो कैसा सोच रही होगी कि क्या हमारे देश में हो रहा है। तो विश्वगुरु बनाने के लिए किसी सरकार की नहीं, देश के हर एक नागरिक को शिक्षित होने की जरूरत है, तब जाकर के देश हमारा विश्वगुरु बन सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो शिक्षा का अधिकार मैं भला मानता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं मोहिनी जैन को। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 के बाद में ही शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा सरकार ने दिया। मजबूर हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुझे लगता है ये कोर्ट नहीं जाती तो शायद ये गई जरूर अपने भले के लिए थी, इनका भला तो नहीं हो पाया, लेकिन पूरे देश का भला करके चली गई। मोहिनी जैन उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। कर्नाटक के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाती हैं, MBBS में एडमिशन लेने के लिए, और इनकी वहाँ फीस बताई जाती है 60,000 रुपये वार्षिक, और लगभग 5 वर्ष का कोर्स था पूरा। इनके पिताजी फीस देने से माने सक्षम नहीं थे। इन्होंने कहा भाई फीस कम ले लीजिए, और जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो मतलब फीस थी वो 2,000 रुपये थी मात्र, और जो वहाँ के कर्नाटक के जो स्टूडेंट थे उनकी फीस और कम थी, लगभग 20,000 के करीब थी। लेकिन ये बाहरी स्टूडेंट थी, इनकी इनसे 60,000 रुपये फीस मांगी जा रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मांगी जा रही थी। ये देने में सक्षम नहीं हुई और ये चली गई कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो अपने इन्होंने पक्ष क्या रखा? अपना आधार किसको बनाया? अपना आधार इन्होंने अनुच्छेद 14 को बनाया कि जब वहां पर समानता की बात की जा रही है तो हमें शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है। अनुच्छेद 21 को आधार बनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी इस मामले में कि अनुच्छेद 21 का अर्थ व्यापक है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अगर आप जीवन ऐसे ही जी रहे हैं तो जीवन जीना नहीं है वो। जब तक आप डिग्निटी के साथ में, गरिमा के साथ जीवन नहीं जी सकते हैं तो जीना बेकार है। और जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता है तो गरिमा में जीवन कैसे जी सकता है। अनुच्छेद 19 जो हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, अगर आप शिक्षित नहीं है तो बेकार है वो सारी स्वतंत्रताएं, किसी काम की नहीं है। हम प्रस्तावना में देखते हैं वहां समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की बात की गई है। अनुच्छेद 38 उठाकर देखिए, वहां पर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए, देना चाहिए राज्य को। नहीं, ये सारे के सारे अनुच्छेदों को बेस बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया। और इनका इंदिरा मोहिनी जैन जो है
मोहिनी जैन ने कहा था कि 14 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किया। तो इनका भला भले ना हो पाया हो, लेकिन पूरे देश का भला करके गई। तो मैं धन्यवाद देता हूं मोहिनी जैन जी को। और इस वाद के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर शिक्षा का अधिकार किसी को नहीं होगा तो जीने के अधिकार से बेकार है, जीने का अधिकार में जो चीजें दी गई वो बेकार है। शिक्षा भी नितांत आवश्यक है और शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, इसलिए ये जीने के अधिकार में इसको शामिल करना चाहिए। हालांकि इन्होंने उसमें शामिल नहीं किया, बल्कि एक अलग खंड बना दिया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और ये हमारे देश में इस तरीके का काम करने वाला 135वें नंबर का देश था जो कि शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया यहां पर। ठीक है, तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो संसद को भी अब लगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, चूंकि अब जोड़ना है, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाना है, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ना, प्रक्रिया तो यही होती है। तो उन्होंने 86वें नंबर का, कितने नंबर का, 86 नंबर का संविधान में संशोधन किया और इस अधिनियम को कब किया, 2002 में। और क्या किया कि शिक्षा के अधिकार को मूल का अधिकार का दर्जा दिलवाया। वैसे अगर बात करें तो डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में एक बात लिखी हुई थी अनुच्छेद 45 में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रबंध राज्य करेगा। लेकिन डीपीएसपी जो कि न्याय योग्य नहीं है, उसका उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यह मूल अधिकार नहीं था, बल्कि यह सिर्फ यह था कि राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा कहीं प्रावधान नहीं था। लेकिन बाद में क्या किया गया, इस अनुच्छेद 45 में लिखी हुई बात को अनुच्छेद 21 के काम में रख दी गई, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 45 में क्या किया गया, इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यहां पर रखा गया कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी देखरेख, उनकी शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। तो उसी के तहत प्री प्राइमरी जो आंगनवाड़ी हैं वो खोले गए हैं। तो अब अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध जो है वो राज्य करेगा, और इस पे लिखी हुई बात को अनुच्छेद 21 के काम में रख दिया गया। उसके बाद क्या होता है, देश में 2005 में एनसीएफ आता है। उसके बाद 2009 में जब आरटी एक्ट पारित हुआ, तो ये कब हुआ, सबसे पहले जो बिल लाया गया वो जा रहा है राज्यसभा में। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पारित होता है। कब, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पारित हुआ। 4 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ। 26 अगस्त को यहां पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर किए गए, और राष्ट्रपति उस समय कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, और 26 अगस्त को इन्होंने इस आरटी बिल पर जो है सिग्नेचर कर दिया। तो ये आरटी एक्ट बन गया और ये फिर उस समय पारित हुआ, लेकिन पूरी तरीके से पूरे देश में लागू नहीं हुआ। बाद में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में ये लागू कर दिया गया। उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद पहले से लागू था, विशेष प्रावधान वहां पर था, इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे देश में लागू हो गया था। कौन सा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था। तो दोस्तों ये था, हम लोग शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो मुख्य जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें मैंने यहां पर शिक्षा के बारे में बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल आ रहे हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। पसंद आया हो तो शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।